मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एग्जिट पोल का सम्मान, ज्यादा खुशी की बात ये है, सुभाष जी ने भी कहा, आप भी कह रही हैं कि ये स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और ये तो हम भी शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। देखिए, रही बात उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है जहां से बड़े बड़े हमारे धुरंधर नेता चुनाव लड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो हम वैसे भी बहुत मजबूत स्थिति में है, और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो सारा उत्तर और मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहां है। हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पे सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही विजयी हो, और देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी भी अगर बात करें तो जब से आपने देखा है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में वहां स्थापित हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, मवाली राज और माफिया राज चलता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। किस प्रकार से उन्होंने वहां सुशासन की स्थापना करी है। उत्तर प्रदेश के जो जितने भी ये पॉलिटिकल सॉरी जितने भी ये अपने जो मंदिर हैं उनका आप देखिए किस प्रकार से जीर्णोद्धार किया गया है, हाईवेज का जाल बिछा दिया गया है, अब फिल्म सिटी भी वहां आने वाली है। तो एक जमाने का उत्तर प्रदेश याद करिए जब वहां पे सपा का शासन चलता था, लड़कियों के खुले आम दुपट्टे खींच लिए जाते थे, और इनके जो नेता थे सपा के वो खुले मंचों से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज उसी उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं और बेटियां आराम से रात को देर रात तक भी खुली हवा में सांस ले सकती है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश, क्योंकि मेरी भी जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, एक जमाना था उत्तर प्रदेश में बेटियां कॉलेज जाने से डरती थी। छेड़खानी, अभद्र टिप्पणियां, ये सब चीजें बहुत आम बात थी। लेकिन आज योगी राज में उत्तर प्रदेश ने एक नए सुशासन की स्थापना की है, और उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे भारत में होती है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद वहां का जो करप्ट सिस्टम था उसको सही किया गया है। वो उत्तर प्रदेश की जीत का कारण बनेगा, और वही कारण होगा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमतों से जीत का। वंदना जी, पर ये जो अभी आप आंकड़े देख रहे हैं, तो जिनको मोदी जी दो शहजादे बोल रहे थे, एक तो पहले एक शहजादा बोल रहे थे, फिर बाद में अखिलेश को उनने दूसरा शहजादा बोला और कहा ये दो शहजादे जो हैं और ये कहाँ दिखेंगे पता नहीं। पर अभी जो एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है, यूपी में बीजेपी की सीट कम हो रही है। बीजेपी की सत्ता तो बन रही है, वो सत्ता में तो काबिज हो रही है, पर यूपी में थोड़ी सीटें कम हो रही है। तो ये जो दो शहजादे हैं, ये पहला प्रयोग था कि ये दोनों मिलकर, ये जो उम्र में थोड़े कम भी हैं और अनुभव से सीख रहे हैं, ठीक है कि इनको विरासत में राजनीति मिली है, और ये शहजादे जो है निकल पड़े हैं। तो पर ये जो शहजादा था उसमें एक शहजादा तो पूरे देश में, शहजादे ऐसे पैदल नहीं घूमते, पर शहजादा पैदल भी घूम रहा था और नाप रहा था पूरे देश को। तो ये अगर यूपी में कुछ होता है तो ये जो बहन जी तो एक तरफ हो गई थी अभी बहुजन समाज पार्टी, तो ये दो शहजादे अगर इनके साथ एक बहन जी भी मिल जाती तो क्या होता। देखिए सुभाष जी, ये जो शहजादे पैदल घूम रहे थे तो ये कोई जनता के कल्याण के लिए तो घूम नहीं रहे थे। आप भी जानते हैं स्वतः के कल्याण के लिए घूम रहे थे, तो स्वयं के कल्याण के लिए क्या पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में पैदल घूम ले। तो आखिर उनका मेन मोटिव तो अपना कल्याण करना है। अगर जनता के कल्याण के लिए अगर इन्होंने भारत जोड़ते जोड़ते भारत में घूमते घूमते कुछ जनहितैषी कार्य कर लिए हो तो वो बता दें। ये तो बस एक स्टंट कर रहे थे कि देखिए एक शहजादा भी घूम सकता है, तो भाई शहजादा तो यहाँ घूमे, भारत में घूमे, भारत के बाहर जाकर घूमे। सुनिए ना वंदना जी, मैं थोड़ा रोकूंगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गांधी परिवार, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो वो भारत को जानने के लिए, वो तब अंग्रेजों का राज था, और वो भारत को जानने के लिए उन्होंने भारत यात्रा की। देखिए, कोई जो सत्ता में है वो जाते जाते मंत्री होता है तो घोषणा कर देता है, मुख्यमंत्री होता है घोषणा कर देता है। अगर जिसके पास सत्ता नहीं है वो कम से कम यदि किसी के कंधे पे हाथ रख देता है, किसी के दुख दर्द में उसका सहभागी हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये आदमी हमारे बीच में सहज है। और निश्चित रूप से आप प्रतिपक्ष में हैं, राहुल गांधी के खिलाफ हों, पर आप ये तो कहेंगे कि एक आदमी पब्लिक से कनेक्ट होता है, और पब्लिक से कनेक्ट होकर ज़मीनी हकीकत तो वो जानता है।
नहीं तो हम बोलते हैं कि साहब महलों में बैठे रहते हैं, इनको क्या मालूम, ये तो राज शहजादे हैं, पर ये कनेक्ट होता। अब उन्होंने क्या दिया ये उनके पास देने नहीं था, पर हाँ उन्होंने लोगों के बीच गए और उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की और ज़मीनी स्तर पे समझने की कोशिश की कि भाई लोगों की तकलीफ क्या है, ये लोगों के बीच वो गए। विपक्ष क्या दे सकता है? विपक्ष अभी भी जब ये चुनाव हो जाएंगे और बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो प्रश्न उठा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, वो कुछ किसी को दे नहीं सकते। उनके पास देने के लिए क्या होता है? देने के लिए तो सत्ता के पास होता है। देखिए सुभाष जी, देखिए राहुल गांधी जी का मैंने कहा कि मैं बहुत सम्मान करती हूँ, और इंदिरा गांधी जी के पोते राजीव गांधी जी के बेटे हैं और सोने की चम्मच लेकर वो पैदा हुए हैं, और बिल्कुल उन्हें भारत को जानने की जरूरत है क्योंकि वो आधे इटालियन आधे भारतीय हैं। तो पूर्णतः भारतीय बनने के लिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्राएं एक दो और करनी चाहिए ताकि वो भारत को जाने, भारत की गरीबी को जाने, भारत की जो समस्याएं हैं उसको जाने। उन्होंने हमेशा सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुआ है, जो महलों में रहा है। प्लीज वंदना जी, मैं आपको रोकूंगा, ठीक है? सोने की चम्मच लेके कोई कहाँ पैदा होता है ये उसके हाथ में नहीं है, पर उसने, उस आदमी ने अपनी दादी को, अपने पिता को असमय मरते भी देखा है। ये भी तो सच्चाई है ना कि असमय उन्होंने देश के लिए मरते हुए देखा है, कि उन्होंने इतनी सुरक्षा के बाद भी उनकी हत्या होते देखी है। अपनी माँ को असमय विधवा होते देखा है। अपनी माँ को जब उनके पास पूरा बहुमत था और वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी, तब भी उनने ये देखा है कि मेरी माँ ने प्रधानमंत्री जैसे पद को नहीं स्वीकारा और उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया। तो ये कह देना कि केवल सोने की, भाई कौन किसके घर में पैदा हुआ है? क्या आपके और मेरे हाथ में है कि सुभाष मिश्रा जी के घर पैदा होगा कि वंदना त्रिपाठी जी क्या पैदा होगी? पैदा होना आदमी के हाथ में थोड़ी है, वो अपने कामों के साथ जाना जाता है और उसके साथ उसकी जो घटनाएं होती है। बहरहाल मुझे लगता है कि अभी हमने आज आपको एग्जिट पोल दिखाया जिसमें हम कह रहे हैं कि एनडीए 299, यूपीए जो है 144 और अदर्स 100। हो सकता है ये आंकड़े बदले क्योंकि ये एग्जिट पोल है, इसमें बहुत सारा फेरबदल हो सकता है। और जैसे आपको लग रहा है कि यूपी में ऐसा गड्ढा नहीं हो सकता, अगर आपके पास 62 सीट थी तो आपको लगता है कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने योगी जी ने वहाँ पे गुंडा राज खत्म किया, तो 62 सीटें जो है वो 70 में कन्वर्ट हो सकता है। हमको नहीं मालूम कि वोट किस तरह लोगों ने डाला है, पर जो हमारे आंकड़े थे वो हमने आपके साथ शेयर की और हमने उसी पर आपसे बातचीत की। चलिए बिल्कुल, तो महा एग्जिट पोल लगातार हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं 543 सीटें हैं, जहां पर अब तस्वीर लगातार साफ हो गई है कि एनडीए के खाते में 299 सीटें जाती नजर आ रही है, यूपीए के पास में 144 सीटें आती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 100 सीटें कुछ यहां पर आती नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर अलग अलग आंकड़े हैं राज्यवार तरीके से कहां पर कैसी स्थिति बन रही है और देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज हो रहा है, ये लगभग तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि ये नतीजे नहीं है, चुनावी नतीजे आगामी 4 तारीख को आएंगे, जहां पर एशियन न्यूज सुबह से ही लगातार पल पल की अपडेट्स आपको बताएगा और मतगणना की सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी हम अपने दर्शकों तक मुहैया कराएंगे। लेकिन आज जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, 543 कुल सीटें हैं, इनमें से कहां पर किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है ये हम इन आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं। और चलिए लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको राज्यवार स्थिति बता रहे हैं। गुजरात की अभी हमने आपको तस्वीर बताई और साथ ही राजस्थान की बात करें तो कुल सीटें यहाँ पर 25 है, कांग्रेस के खेमे में 5 सीट जाती नजर आ रही, भाजपा के पास में 20 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही। वहीं पश्चिम भारत की अगर बात करें तो कुल पश्चिम भारत में 101 सीटें हैं, इंडी गठबंधन के पास में भी कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही। मध्य भारत की बात करें तो कुल 40 सीटों में से कांग्रेस के पास 3, भाजपा के पास 37 सीटें जाती नजर आ रही। ओडिशा में अगर गौर करें तो ओडिशा में कुल 21 सीटों में से 2 कांग्रेस के पास, भाजपा के पास 8 और अन्य के पास में 11 जाती नजर आ रही। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटों में से इंडी गठबंधन के पास 3, भाजपा के पास 15 सीटें और अन्य के पास 24 सीटें जाती नजर आ रही है। और बिहार पर अगर गौर करें 40 सीटों में से इंडी गठबंधन के पास 7 सीटें जाती नजर आ रही है। और झारखंड पर अगर गौर करें तो कुल सीटें 14 है, इंडी गठबंधन के पास 2 और भाजपा के पास में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पूर्वी भारत पर अगर गौर करें तो कुल सीटें 117 है,